व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा अपनी टीजीटी पनेशिया की क्लास नंबर 74। ये क्लास थोड़ी सी और क्लासेस से थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने जेनेटिक्स का एक टॉपिक लिंकेज थोड़ा थोड़ा बताया है, समझाया है। इसलिए थोड़ा सा एक्टिव होकर सोच समझ कर ध्यान लगा कर पढ़ना, ठीक है? बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखते चलना बेटा। देखो बेटा, ज़्यादा हम हाथ नहीं लगाएंगे स्क्रीन पे क्योंकि हाथ लगाने से ट्राइपॉड हिलेगा, तो बस दूर से हम बोलेंगे, आप सुनते चलना। देखो बेटा, कह रहे हैं मैमेलियन थाइमस इज मेनली कंसर्न्ड विद इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। देखो बेटा, ये हम लोगों का हार्ट होता है, ये पोर्शन हम लोगों का हार्ट हृदय का होता है, ठीक है? और इस हृदय के पोर्शन के पास, हृदय के जस्ट नीचे की साइड में थाइमस नाम की, या नहीं नीचे नहीं, गलत बोल दिया मैंने, हृदय के ऊपर की तरफ इसके नीचे जो आपकी ये कौन सी होती है, थायराइड होती है। थायराइड से जस्ट नीचे हृदय के थोड़ा सा ऊपर अग्रिम भाग में थाइमस नाम की एक ग्रंथि पाई जाती है। अब ये ग्रंथि का काम क्या है? ये ग्रंथि इम्यूनोलॉजिकली बड़ी एक्टिव होती है बच्चों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है। क्या बोला हमने? जैसे जैसे उम्र जो है हम लोगों की बढ़ती जाती है, ठीक है? जैसे जैसे उम्र जो है वो बढ़ती जाती है, तो हाँ अब ठीक है। देखो बेटा, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये ग्रंथि छोटी होती जाती है। जैसे जैसे वृद्धि करेगी हमारा शरीर, वृद्धि करेगा, ये ग्रंथि छोटी होती जाएगी। भगवान ने इस ग्रंथि को केवल बच्चों के लिए ही बनाया है क्योंकि उसमें बच्चों में उस दौरान WBC की संख्या कम होती है, तो बाहर से आने वाले इन्फेक्शन से वो बच्चा कैसे लड़ेगा? इसलिए भगवान ने एक ग्लैंड दे दी, दैट इज नोन एज थाइमस। इससे निकलता है थाइमोसिन जो कि एक एंटीबॉडी की तरह काम करता है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। फेरेटिमा, देखो बेटा, फेरेटिमा के जितने भी सेगमेंट हैं ये पूरे याद होने चाहिए। कहाँ पर मेल जेनाइटल पोर है, कहाँ पर फीमेल जेनाइटल पोर है, बहुत सारी क्वेश्चन। इस पर मैथिकी कहाँ है, प्रोस्टोमियम क्या है, पेरिस्टोमियम कहाँ है, ओवरीज कहाँ पाई जाती हैं, टेस्टिस कहाँ पाई जाती है, ये सेगमेंट याद करके रखिए बिल्कुल अच्छे से। तो कह रहे हैं कि फीमेल जेनाइटल पोर फेरेटिमा पोस्टुमा यानी कि अर्थवर्म में कहाँ लोकेटेड है, आपको पता ही है, 14वें नंबर पे। देखो फिर उसके बाद हमने 368 नंबर पे एक छोटी सी ट्रिक लिखी हुई है, लिखा है लिग BB 10 MB लिगामेंट बोन टू बोन। लिख लो, वहीं पे कहीं लिख लो आसपास, ठीक है? जिस आसपास अगर कागज ना लिए हो तो एक कागज लेके बैठो थोड़ा सा छोटा सा, उसमें लिख लो, या जहां पर अपने नोट्स में आप लिखते हो कोई फोटो कॉपी रखी हो तो वहां पर ट्रिक के पास लिख लो लिग BB 10 MB लिगामेंट बोन टू बोन टेंडन मसल टू बोन, या बोन टू मसल जो बोलना चाहो। लिगामेंट बोन टू बोन, लिग BB 10 MB लिगामेंट बोन टू बोन और टेंडन मसल टू बोन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज कंप्लीटेड इन ड्यूडिनम। देखो बेटा, वैसे तो चाहे फैट हो, चाहे फाइबर हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, ये सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होता है। लेकिन यदि हम कहें कि केवल प्रोटीन अगर हम पूछते हैं आपसे प्रश्न में, तब आप क्या उत्तर दोगे? तो आपका उत्तर होगा उस समय क्या बेटा? ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, ठीक है? आगे बढ़ते हैं 370 पे, लेयर ऑफ एन ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बेटा कि कोरोना रेडिएटा अंदर होती है, कि जोना पेलुसिडा अंदर होती है, कि विटेलाइन मेम्ब्रेन अंदर होती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा आता है, तो इसके लिए हमने एक छोटी सी स्लाइड बनाई है, देखना बेटा, ये देखो, देखना जरा ध्यान से देखना। पहला चित्र ओवम का है, ओवम में सबसे भीतरी भाग हो गया उसका न्यूक्लियस, उसके बाद क्या है राजा बेटा? उसके बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बाद एक लेयर पे इन्होंने नाम नहीं लिखा है, ये जो लेयर आपको दिख रही है न्यूक्लियस की लेयर के बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के जस्ट ऊपर ये है विटेलाइन मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाद आ गई आपकी जोना पेल्यूसिडा, समझते रहना मेरी बात को, और जोना पेल्यूसिडा के बाद आ गई कोरोना रेडिएटा जो सबसे बाहर की तरफ है, यानी कि सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा, कोरोना, माइंड ब्लोइंग, ठीक है? कोरोना रेडिएटा, फिर उसके बाद जोना पेल्यूसिडा एंड फाइनली विटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक? अब आ जाओ बेटा मेल में, मेल का गैमीट क्या होता है? उसका स्पर्मेटोजोआ।
तो स्पर्मेटोजोआ में कहाँ पर न्यूक्लियस होता है? हेड भाग में। जो स्पर्म होता है उसके हेड में ही न्यूक्लियस होता है, और हेड के जस्ट पीछे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो ऊर्जा प्रदान करते हैं स्पर्म को फेलोपियन ट्यूब तक ले जाने के लिए, और उसके बाद उसकी पुच, दैट इज टेल। ठीक है, तो हेड भाग को, हेड पोर्शन को, द हेड पोर्शन ऑफ एनी स्पर्मेटोजोन इज कॉल्ड एक्रोसोम। तो एक्रोसोम में क्या क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्वेश्चन बना देते हैं। द मूवमेंट ऑफ स्पर्म इज ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एक्रोसोम, टेल। टेल, ठीक। द एनर्जी प्रोवाइडिंग कंटेंट इन वायरस याद आता है आजकल, तो आजकल इसके अलावा कुछ याद भी नहीं आता। द एनर्जी प्रोवाइडिंग कंटेंट इन स्पर्म इज, अब बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पाया कहाँ जाता है? एक्रोसोमल चैम्बर में, एक्रोसोम में, अग्रभाग में, हेड में। ठीक है, अब पूरी बात समझ में आ गई ओवम और स्पर्मेटोजोन की। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्रिक आपको तैयार रहेगी। लिग बीबी, 10 MB, लिगामेंट बोन टू बोन, टेंडन मसल टू बोन, और बोन टू मसल दोनों बातें हो गई। डाइजेशन प्रोटीन का कंप्लीट हो जाता है डुओडेनम में। लेयर अगर हम बात करें तो सबसे बाहर की कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेल्यूसिडा, फिर विटेलाइन मेम्ब्रेन, फिर आ जाते हैं मीजोगेमी। भैया देखो, जो पॉलन ट्यूब है वो एंट्री कहाँ से करती है, इस पे डिपेंड करता है। ये देखो, अब समझाते हैं। हमने एक छोटा सा चित्र लगा रखा है राजा बेटा, फोकस ऑन दिस फिगर, ध्यान देना। सबसे पहले देखो पोरोगेमी। आपको पता है बेटा, एक छोटा सा छेद तो भगवान ने पहले से ही दे दिया है इसमें, ताकि यहीं से सीधे सीधे बीजांड बोलते हैं हिंदी भाषा में, ठीक है, यहीं से सीधे सीधे अंदर चला जाए क्या? पॉलन ट्यूब। दूसरा हो चैलेजा से चला जाए ऊपरी भाग से, और तीसरा हो इंटेग्यूमेंट को भेदते हुए चले जाए। तो 3 भाग हैं। अगर छिद्र से जाए तो पोरोगेमी, अगर चैलेजा से जाए तो चैलेजोगेमी, और इंटेग्यूमेंट्स को भेदते हुए जाए तो कहते हैं इसको मीजोगेमी। और ये अंदर क्या पड़ा भैया, कुछ दिख रहा है? एंडोस्पर्म, एंटीपोडल सेल, चैलेजल एंड, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंडोस्पर्म की संरचना याद कर लेना एक बार, अच्छे से देख लेना, याद क्या करना है, ठीक है, एक बार एंडोस्पर्म की संरचना देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मीजोगेमी क्या हो गया? जो एंट्री हो, इंटेग्यूमेंट्स हो, तो उसको मीजोगेमी कहते हैं। अब आ जाओ, एंडोडर्मिस मेनली हेल्प करती, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एनाटॉमी ऑफ प्लांट, कि भगवान ने अगर एंडोडर्मिस दी है पौधे में तो उसका कुछ कार्य होगा। भगवान ने कोई भी चीज़ हमको फालतू नहीं दी है। हमारे पास पूंछ थी लेकिन गायब हो गई जब हमने पेड़ों पे चलना बंद कर दिया। हम जब नदी में थे, समुद्र में थे, जब हम मछली थे, तो भगवान ने यहाँ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन दी थी, लेकिन जब देखा कि ये नदियों से उठ के बाहर आ गया, टेरेस्ट्रियल हो गया, तो भगवान ने उसको संकुचित करके किनारे कर दिया, वेस्टिजियल ऑर्गन बना दिया। भगवान ने देखा कि हम पहले चौपाए थे और हम सेल्यूलोज का पाचन करते थे, तो भगवान ने यहाँ वर्मी, गलत बोल दिया, इस साइड देखो, राइट साइड में इधर होता है, तो भगवान ने हमको क्रमी रूप परिशेषिका दिया था, जहाँ पर हमारा सेल्यूलोज का डाइजेशन होता था। वो अब सेल्यूलोज हम खाते नहीं, अब हम कच्ची चीज़ें ज़्यादा खाते नहीं, तो सेल्यूलोज का डाइजेशन होता नहीं। तो सेल्यूलोज का डाइजेशन ना होने के कारण हमारी क्रमी रूप परिशेषिका, दैट इज़ वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, कैसी हो गई? बेकार हो गई। पूंछ भी खत्म हो गई। छाती के बाल हैं, अब धीमे धीमे ये भी चले जाएंगे। अंडर आर्म्स हैं, जो हेयर हैं, ये भी चले जाएंगे धीरे धीरे। मतलब ये मान के चलो, इसको जाने में भी कम से कम 200 साल लगेंगे। इवोल्यूशन की बात है, 200 साल से पहले युद्ध हो जाएगा, हम सब मर जाएंगे, बात ही खत्म। ठीक है, तो बस यही हमारा, ये हम लोग जो हैं, हम लोग होमो सेपियंस है। जो आगे आने वाली जनरेशन होगी 200 साल 300 साल बाद, वो कहलाएगी होमो सेपियंस सेपियंस। सर के बाल भी कम होंगे, ये छेंगुल नहीं होगी। इस छेंगुल का कोई उपयोग बताया नहीं जाता है किसी तरह का, इस छेंगुल का कोई उपयोग नहीं। हाँ, इससे ये जरूर किया जाता है, तो ये नहीं कर पाएंगे फिर आप, ठीक है, क्योंकि ईयर पिन्ना भी धीमे धीमे खत्म होंगे, विलुप्त होंगे। ईयर पिन्ना भी धीमे धीमे खत्म होंगे। खोपड़ी का आकार लौकी की तरह होगा, ये पीछे की तरफ बढ़ती चली जाएगी और चांद निकल आएगी, मतलब बाल कम होंगे। चेस्ट हेयर, अंडर आर्म्स, जेनाइटल हेयर्स, ये सब खत्म हो चुके होंगे। अगर आपको ये देखने का मौका मिला 300 साल 400 साल हम आगे बढ़े तो इवोल्यूशन के दौरान, ठीक है। चलो राजा बेटा आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम? हाँ, एंडोडर्मिस का क्या काम होता है?
वो स्टील से वाटर के लॉस को रोकती है। वर्नलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी बच्चे टीजीटी पनेशिया की क्लास नंबर 74 में पूछे गए प्रश्न। वर्नलाइजेशन क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके संबंध में अपनी अपनी जानकारी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि अरे यार इतने लोगों ने तो लिख ही दिया है, हम लिख देंगे तो कौन सा कलेक्टर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, हम केवल इसलिए आपसे ये लिखवाते हैं ताकि आप देखो, अगर हमने कोई चीज़ पूछी है तो इसके लिए आप पढ़ते हो, पहले पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। जब पढ़ते हो फिर उंगलियों से लिखते हो तो लिख कर याद करना ज़्यादा सुलभ होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लिख कर याद करने में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इंक्लूड होता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन सेरिबेलम देखता है और सेरिबेलम आपका अचेतन मस्तिष्क है और अचेतन मस्तिष्क की शक्ति को ब्रह्मा जी भी नहीं ठुकरा सकते। सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़बरदस्त होता है, इतना इम्पॉर्टेंट होता है, इतना ताकतवर होता है। कुंडलिनी जागृत करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को ही एक्टिवेट किया जाता है। जिसकी पीयूष ग्रंथि थर्ड आई एक्टिवेट होती है वो भी सबकॉन्शियस माइंड की पावर से ही एक्टिव होती है। तो आपका अचेतन मस्तिष्क बड़ा ही विकराल और बड़ा ही ताकतवर होता है आपके चेतन मस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम की तुलना में। ठीक है, ज़्यादा हो गया, आगे बढ़ते हैं। एंटीरोगेस्ट्रॉन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय ड्यूडिनल म्यूकोसा। देखो बेटा, हमारा जो इंटेस्टाइन है इसमें 3 लेयर हैं। कितनी लेयर है? सब म्यूकोसा म्यूकोसा इस तरह से करके 3 है, शायद 4 है, भी पढ़ा नहीं हमने, भी याद नहीं हमको। तो इसी तरह से जो लेयर है, एक लेयर का काम होता है कि जो हमारे आमाशय से निकलने वाला गैस्ट्रिक जूस है या ऑक्जेंटिक सेल से निकलने वाला HCl है, उससे हमारे आमाशय की लेयर को उससे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर को बचाए रखना, क्योंकि अम्ल है ना, वो तो छेद कर देगा, अल्सर कर देगा। तो इस तरह शायद, अभी उनको याद नहीं है, कंफर्म नहीं है, शायद 4 लेयर होती है हमारी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ड्यूडिनल म्यूकोसा, इस तरह से करके कुछ है, अभी हमको याद नहीं है। बहरहाल एंटीरोगेस्ट्रॉन नाम का जो हार्मोन है वो ड्यूडिनल म्यूकोसा से सिक्रीट होता है। थोड़ा सा बड़ा नहीं करेंगे, बड़ा करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। टर्म लिंकेज, अब ध्यान से सुनना। शब्द लिंकेज किसने दिया था? तो इनका पूरा नाम है TH मॉर्गन। ठीक है, शब्द लिंकेज किसने दिया था राजा बेटा? TH मॉर्गन ने दिया था। ध्यान देना, कितनी अच्छी लाइन लिखी, मजेदार। स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस इन प्रोजेनी इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। बाबा जी हमारे लपसी पसंद करते थे, हमें हलवा पसंद है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक जेनेटिक कैरेक्टर है, उनको पसंद है, हमको पसंद है। उनको भी गीले चावल पसंद है, हमको भी भात पसंद है। तो मतलब उनको ज़्यादा गीले पसंद, हमको कम गीले पसंद है। किसी को एकदम सूखे चावल नहीं खाने चाहिए, आंतों में जाके इन्फेक्शन करते हैं, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होते और इनडाइजेशन की स्थिति क्रिएट होती है। बहुत ज़्यादा ये नहीं होता कि हाँ बिल्कुल सूखे चावल खा रहे हैं, पानी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि स्टार्च होता है और जो मोटे लोग हैं उनको तो खास तौर से चावल कम ही खाने चाहिए। ठीक है, चलो। स्लो और ग्रेजुअल चेंजेस इन प्रोजेनी इज क्रॉसिंग ओवर। देखो, मम्मी पापा, मम्मी के 23 कैरेक्टर, पापा के 23 कैरेक्टर, ये हुआ क्रॉसिंग ओवर, जाइगोट बना, न्यू प्रोजेनी। यानी कि स्लो और ग्रेजुअल चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर होते रहते हैं। अब सडन चेंज देखना है, तो राकेश रोशन के बेटे श्रीमान ऋतिक रोशन जी, उनके एक अंगूठा और निकल आया, ये सडन चेंज है। एकदम से चेंज कब आता है? जब वेरिएशन होता है। कैसा वेरिएशन? म्यूटेशन। सडन चेंज म्यूटेशन, स्लो चेंज क्रॉसिंग ओवर। बस अब नहीं भूलोगे, अब भी भूल जाओ तो बेकार है फिर। ठीक है, सडन चेंज इन जीन, सडन वेरिएशन ऑफ जीन इज ड्यू टू, किसके द्वारा होता है बेटा? सडन म्यूटेशन के द्वारा। और स्लो अगर हो रहा है, स्टेडी हो रहा है, तो क्रॉसिंग ओवर। बात समझ में आ गई? आ जाओ। लिंकेज ज्यादा तो रिकॉम्बिनेशन कम। देखना, समझाने का प्रयास करते हैं। अभी मेरे पास कुछ दिख नहीं रहा है, दिखा छोटी सी कंघी रखी, इससे समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम है, एक ट्रेट करेक्टर यहाँ पर है, एलील्स एक यहाँ पर है। ठीक है, ये पास है, एक ये ए नंबर बी नंबर, ये पास है, समझना बेटा। तो इनके लिंकेज करने की कंडीशन ज़्यादा होगी या प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, या एक यहाँ हो बेटा और एक यहाँ हो। ये देखो, ये ए ये बी, तो इनमें लिंकेज जल्दी नहीं होगा। रिकॉम्बिनेशन हो सकता है लेकिन लिंकेज नहीं होगा, क्योंकि ये दूर ज़्यादा हैं। अब आप आ जाओ पॉइंट देखना,
पॉइंट नंबर कहाँ चला गया मेरा पॉइंट, हाँ पॉइंट नंबर 377, लिंकेज ज़्यादा, लिंकेज ये पास पास, लिंकेज ज़्यादा तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, उल्टे होते हैं समझ लो, ठीक है। अगर लिंकेज होगा तो क्रॉसिंग ओवर नहीं, अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तो लिंकेज नहीं होगा। आगे बढ़ो। लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन लॉ, हमने बताया था। लिंकेज किस नियम का विरोध करता है, लिंकेज मेंडल के किस नियम का विरोध करता है, उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न वर्नेलाइजेशन और दूसरा प्रश्न लिंकेज मेंडल के किस नियम का विरोध करता है। हालांकि हम पहले पढ़ा चुके हैं लेकिन फिर भी पूछे ले रहे हैं। अब ध्यान दो 380 नंबर पे, जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शोज लिंकेज वाइल जीन्स ऑन द, अब क्या हम उठाएं, आपको कुछ मिल भी नहीं रहा, चलो ये मान लेते हैं, जीन्स ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम डिफरेंट 1 2, ये अलग डिफरेंट है तो लिंकेज नहीं होगा, तो क्या होगा रिकॉम्बिनेशन, क्या होगा क्रॉसिंग ओवर। लेकिन सेम क्रोमोसोम पे अगर जीन नंबर ए जीन नंबर 2 है तो ये जुड़ के लिंकेज कर देंगे। अब तो समझ में आ जाना चाहिए, मेरा अंदाजा है। जीन्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम शो लिंकेज while the gene of different chromosome show independent assortment, अलग अलग रहने की कोशिश करते हैं। एक तरह से जो क्वेश्चन हमने पूछा था उसका आंसर भी आ गया, लेकिन आप बताइएगा फिर भी। चलो 381 नंबर, लिंकेज का एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया था, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर, ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर पे किया गया था। इसको अगर ड्रोसोफिला नहीं लिखा होगा तो देखना लिखा होगा फ्रूट फ्लाई, और हो सकता है बोथ दे दे, पहले नंबर पे लिख दे ड्रोसोफिला, दूसरे नंबर पे फ्रूट फ्लाई और तीसरे नंबर पे बोथ। बेटा देखो हम आपसे एक बात हमेशा करते हैं, आज भी कर रहे हैं, पेपर करते समय घबराइएगा। एक बात तो ये दिमाग में डाल लीजिएगा कि हमसे ज़्यादा किसी को नहीं आता, लेकिन उसको घमंड में मत ले जाइएगा कि नहीं हमको बहुत आता है, क्योंकि जिसको बहुत आता है वही ज़्यादा गलतियाँ करता है, जिसको नहीं आता वो गलतियाँ नहीं करता है, वो उसको पता ही नहीं कुछ। जब हमको ज़्यादा आता है तो हम कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला पूछ रहा है कि ये वाला पूछ रहा है, तो हम सोचते हैं सरल नहीं पूछेगा, कठिन पूछेगा, कठिन लगा के चले जाते हैं, वो सरल पूछ रहा था गलत हो गया। ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिएगा जब पेपर आप कीजिएगा बिल्कुल आराम से हर प्रश्न को 2-2 मिनट गंभीरता से दीजिएगा। पेपर करने का मेरा तरीका जो है वो हम आपको बता दे रहे हैं, आपका क्या हमको नहीं मालूम, हो सकता है मेरा तरीका आपको हेल्प करे। मेरा तरीका पेपर करने का है कि एक प्रश्न में इधर अंग्रेजी में लिखा होगा इधर हिंदी में लिखा होगा, एक प्रश्न में 5 प्रश्न होते हैं, सुनिएगा। उन 5 में से अगर आपको 4 आ गए, आपने चारों किए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बार बार, 4 आपने किए, 5वां आपको नहीं आता, आपने 5वें में गोला मारा, पेंसिल उठाई और एमआर शीट उठाई, चारों भर लिए। पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 खोला, अब की फिर 6 प्रश्न है मान लीजिए, और 6 प्रश्न में आपको केवल 2 ही आ रहे हैं, समझिएगा। आपने वो 2 किए और एमआर शीट उठाई, वो तीनों पर गोला मार दिया। पेपर एक राउंड में नहीं किया जाता, समझदार लोग एक राउंड में पेपर नहीं करते, पेपर 2 राउंड में होना चाहिए। और इसके लिए आप समय भी बचा कर रखिए ताकि आखिरी में आधे घंटे आप रिकवरी कर सको और अपनी आंसर शीट को अपने क्वेश्चन शीट से मैच कर सको। आई बात समझ में? हमने आपको बताया था ना कि 125 क्वेश्चन में मेरे भी 111 सही हुए थे। अब 111 क्यों सही हुए थे? हम खुद, जबकि हमारी इतनी अच्छी प्रिपरेशन थी सारी, मेरे अंदर बहुत धैर्य है, आपको पता है पढ़ाने में ही समझ में आता होगा, बहुत कूल रहते हैं, बहुत रिलैक्स रहते हैं हम। तो हमने पेपर करने के दौरान हड़बड़ाहट में 7 प्रश्न गलत करे थे। सोच लीजिए जब हमसे 7 प्रश्न गलत हो सकते हैं, टीजीटी जैसे मेरे नज़र में ये सड़ाई पेपर है क्योंकि लगभग सब आ जाता है। ठीक है, क्योंकि मेडिकल के जो एस्पिरेंट होते हैं, जो इन्होंने मेडिकल की तैयारी की होती है, एम्स की या सीपीएमटी की मेडिकल की, तो वो उसके लिए ये बहुत सरल चीज़ है। ठीक है, क्योंकि हमको तो फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती है, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है उसी ताकत से, और बायोलॉजी तो पढ़नी पढ़नी, यहाँ तो केवल बायोलॉजी आ रही। तो बेटा आप ये समझो कि 125 क्वेश्चन में मेरे सही होते लगभग 118, लेकिन फिर मेरे भी 7 प्रश्न गलत हुए और 111 नंबर पे सिलेक्शन हुआ। ठीक, आई बात समझ में? वो अलग चीज़ है, सिलेक्शन होना अलग चीज़ है, लेकिन 7 क्वेश्चन मायने रखता है बेटा। 7 क्वेश्चन का मतलब 4 या 5 हज़ार रैंक नीचे आ जाना। तो ये गलती जब हम कर सकते हैं इतनी परफेक्ट तैयारी होने के बावजूद, ठीक है, तो आपसे तो गलतियाँ संभव हैं। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करना बेटा, हड़बड़ाना नहीं, रिलैक्स रहना। पानी की बोतल लेके जाइए, हमेशा 2 काले पेन लेके जाइए कि एक खो जाए तो ये ना हो कि भैया तुम दे दो, भैया तुम दे दो, ये नौटंकी कभी नहीं होनी चाहिए। हमेशा एक पेंसिल, एक इरेज़र,
एक कटर अपने पास होना चाहिए। और वो बेवकूफ़ जो वाइटनर लगा के आते हैं वो तो महान है, वो धन्य है, उनको मेरा चरण स्पर्श, ठीक है, उनकी कॉपी नहीं चेक होती है, वो OMR चेक ही नहीं करता है, उसी में बिल्कुल ब्लेड उठा, भैया कुछ तो ब्लेड लेके जाते, खुर मचाया करते हैं उसमें, ये महामूर्खता की हद है। वैसे तो फिर भी सिलेक्शन हो जाता है, ये जो नौटंकी करके आते हैं ना वाइटनर और उसकी, उनकी तो कॉपी चेक ही नहीं होती है। और कुछ तो इतने होशियार होते हैं कि फादर की जगह अपना नाम और अपनी जगह फादर का नाम डाल के आते हैं। इसीलिए पेपर मिलते समय, रामायण देख रहे हैं कि नहीं, रामायण देखो, लक्ष्मण जी चिल्लाने लगते हैं, रामायण के बेटा राजा बेटा शांत रहो थोड़ी देर, एकदम से नहीं घबराया जाता। मेघनाथ ने 2 बार मारा, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं आपको खूब आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जाते ही राजधानी एक्सप्रेस बन जाइए। पहले LC की चाल से चलिए, एक राउंड LC की चाल से लगाइए, जब पूरा कंप्लीट हो जाए पेपर, 125 प्रश्न होते हैं, 125 प्रश्न आपके पूरे हो जाएं, पक्का है 125 में आप कम से कम 50 क्वेश्चन छोड़ोगे गोले लगा के। दूसरे राउंड में वो 50 क्वेश्चन कर लीजिए। निगेटिव मार्किंग है नहीं, अभी तक तो नहीं हुई, अभी तक जितने भी पेपर हुए निगेटिव मार्किंग कभी नहीं हुई। इस बार देखते हैं क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर किया जाता है, कभी अगल बगल ताक झाँक नहीं की जाती कि ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है। हाँ, ताक झाँक तब करिए जब आपको लगे कि इसकी कॉपी हमको दिख रही है और ये होशियार है, ठीक है। तो फिर आप अपने माइक्रोस्कोप को टेलीस्कोप में बदलिए, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो बस अच्छे से पढ़िए, इतनी तैयारी अच्छी करिए, इतनी स्टैंडर्ड तैयारी करिए कि वहाँ सब कुछ आपको छोटा लगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जीन्स ऑफ द सेम लोकस शोज लिंकेज वाइल द जीन्स ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम शोज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लिंकेज को किस में खोजा गया था? ड्रोसोफिला, मेलानोगास्टर और फ्रूट फ्लाई में खोजा गया था, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, एक शब्द होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। तो क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करने वाली गैसेज कौन कौन सी हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करने वाली, समझना मेरी बात को, ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करने वाली गैसेस कौन कौन सी हैं? तो NCERT के मानो और किसी की बात ना मानो, दुनिया भर की चीज़ें लोगों ने लिखी, लेकिन NCERT ये 4 गैस देती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड। हमने स्लाइड में नाम नहीं लिखा है, जिनको नाम लिखने चारों के हम फिर से बोले दे रहे हैं, आप स्लाइड में नाम लिख लेना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जिसको हम मार्श गैस कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको जिसको क्या कहते हैं बताइए, चलो आपसे पूछते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक और नाम है बताइएगा, ठीक है। CFC का एक और नाम है, कोशिश करिएगा बताने की। तो आपके 3 प्रश्न हो गए, ठीक है ना, आपके कितने प्रश्न हो गए? 3। कोशिश कीजिएगा कि CFC के बारे में दूसरा नाम बताइएगा। और N2O जो है उसको हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। ये भैया वही है लाफिंग गैस जिसका डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, जब आपसे कहते हैं बेटा मुंह खोलो और आप मुंह नहीं खोलते हो तो छोटा सा इंजेक्शन मार देते हैं दांत के मसूड़े के पास, फिर आप जब पूरा जबड़ा खोल देते हो जितना आपको खोलना होता है, ठीक है। और एक लोकल एनेस्थेटिक का भी काम करता है, तो जब वो दांत उखाड़ रहा होता है तो आपको दर्द भी थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड एक और नाम याद आ गया, शुष्क CO2, ड्राई आइस भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहा जाता है, सॉलिड आइस भी कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में किस गैस का कितना योगदान है? कार्बन डाइऑक्साइड का 60%, मीथेन का 20%, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 14% और नाइट्रस ऑक्साइड का 6%। जोड़ लीजिए 100 हो गया है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। हम लोगों ने न्यूक्लियस, हम लोगों ने ओवम स्पर्मेटोजोइन की संरचना देखी, मीजोगेमी, चेलोजोगेमी एंड पोरोगेमी देखा, और बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कीजिए करें। और 3 प्रश्न पूछे। एक प्रश्न पूछा था कि वर्नेलाइजेशन किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न क्या पूछा था हमको याद भी नहीं है, और तीसरा प्रश्न हमने पूछा कि CFC का दूसरा नाम बताइए, ठीक है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या पूछा था आपने देखा होगा, स्लाइड देखोगे जब आप तो आपको याद रहेगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी बताइएगा उसके बारे में, और कोशिश क्या करिए, जैसे अगर लगभग 48 लोग, 50 लोग, 70 लोग तक देख रहे हैं तो कोशिश क्या करें उतने लाइक भी हो जाया करें, ठीक है। मतलब हम कभी कहते नहीं ये सब बातें, लेकिन कर दिया करिए लाइक, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। एक तो ये बात, दूसरी बात, वीडियो का रिस्पांस देने की कोशिश ज़रूर किया करिए, जो भी पूछे गए प्रश्न है उसका उत्तर ज़रूर दिया करिए। हम आप सोचते होंगे कि सर ने हमको रिस्पांस नहीं किया, अगर हमने लाइक भी कर दिया है तो इसका मतलब हमने पढ़ के ही लाइक किया, उसमें एक छोटा सा हर्ट बना होता है, अगर हमने लाइक किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन किया है, कुछ भी किया है तो आपको पता चलेगा, आई बात समझ में।
तो हम पढ़ने के बाद ही करते हैं। किसी की कोई कमी होती है तो नीचे लिख भी देते हैं। अब जैसे मान लीजिए 20 लोगों ने आंसर दिया तो हम सबको बहुत अच्छा, गुड, माइंड ब्लोइंग ये तो नहीं कहेंगे। अगर हमने टिक भी लगा दिया है तो समझ लीजिए हमने आपका उत्तर पढ़ लिया, ठीक है। किसी का थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो उसके बारे में कमेंट जरूर करते हैं कि हाँ बेटा तुमने थोड़ा सा अलग लिखा, गुड वन, कुछ भी लिख देते हैं। और बस कोशिश ये करो कि इस समय का बहुत अच्छा सदुपयोग करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आगे चल करके एक तरह से देखा जाए तो आपका एग्ज़ाम, ये मान के चलिए आपको एग्ज़ाम का कम से कम 5-6 महीने मिलने वाला है बड़े आराम से। एक बार नोट्स बना के आप प्रॉपर अपने पास रख लीजिए, वीडियोस के लिंक आपके पास सुरक्षित रहेंगे, वीडियोस आप अपने हमेशा अपने पास रखे रहिए, रिवीजन करते रहिए। आप ये मान के चलिए ये परीक्षा आपकी अंतिम परीक्षा होगी, हम आपको गारंटी देते हैं। ये 1000 क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आपको पेपर में मिलेंगे, एज इट इज़ मिलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।